दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपिन तिवारी आज एक उपन्यास पर आपसे बात करूंगा। ये उपन्यास है धर्मपुर लॉज, जिसको लिखा है हमारे समय की महत्वपूर्ण कहानीकार उपन्यासकार प्रज्ञा जी ने। ये उपन्यास लोक भारती प्रकाशन से जनवरी 2020 में प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास की कथा वस्तु हमारे समय से बेहद जुड़ी हुई है। आज जिस तरह से मजदूरों की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से उनका जीवन दिख रहा है, वही कहानी कुछ इस उपन्यास में दूसरे तरह से कही गई है। इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है दिल्ली की उन 5 कपड़ा मिलों को केंद्र में रख करके बुनी गई है, जहां पर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर एक आदेश के बाद 4 मिलों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। आपने सुना होगा कि नीतियों के तबादले होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलों को ही स्थानांतरित कर दिया गया और इन मिलों में जो काम करने वाले जो मजदूर थे उनको भी स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया, लेकिन असली कहानी कुछ दूसरी रही। उपन्यास को पढ़ते हुए बार बार लगा कि जो कुछ कहानी हमारे सामने बताई जाती है और जो कहानी वास्तव में होती है उसमें बहुत अंतर है। आप इतने भोलेपन के साथ इस वीडियो को मत देखिएगा और न ही घटनाओं का मूल्यांकन करिएगा, बल्कि आप थोड़ी समझदारी के साथ इन दोनों बातों में अपने विवेक का प्रयोग करिएगा। इस उपन्यास की कथा वस्तु उन 4 मिलों में काम करने वाले मजदूरों को केंद्र में रख करके बुनी गई है। एक मिल है स्वतंत्र भारत, दूसरी है DCM, तीसरी है बिरला मिल और चौथी है अयोध्या मिल। इन 4 मिलों में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको उठाने वाला एक आदमी है राधा कृष्ण, जिसको प्यार से वहाँ के मजदूर गुरुजी कहते हैं। गुरुजी कहने का मतलब यह है कि जो उनके हर मौके पर खड़ा होता है, उनको कठिनाइयों में रास्ता बताता है और उनके लिए लड़ता है। यानी वो मजदूरों के बीच रहते हैं और मजदूरों की समस्याओं से अपने आप को जोड़े रखते हैं। और इसीलिए गुरुजी का जो व्यक्तित्व है इस पूरे उपन्यास में हमको उभरता हुआ, या यूं कहें कि कहानी उन्हीं के आसपास घूमती रहती है। गुरुजी का जो खास जुड़ाव है वो है बिरला मिल से, और बिरला मिल के मजदूरों को लेकर उनके जो सवाल हैं वो बार बार आंदोलनों के माध्यम से मैनेजमेंट के साथ उठाते रहते हैं। गुरुजी उस पूरी बस्ती में कई बार मुकीमपुरा में मिलते हैं, कई बार अपने उनका जो पार्टी ऑफिस है धर्मपुर लॉज वहाँ मिलते हैं, और कई बार सब्जी मंडी के किसी दूसरे इलाके में वो पाए जाते हैं। कहते हैं कि गुरुजी किसी भी समय कहीं भी पहुंच जाते हैं, और अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो समस्याएं गुरुजी के पास पहुंच जाती हैं। गुरुजी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और इस पार्टी के साथ उनका जो जुड़ाव है वो एक कट्टर मार्क्सवादी तरह का नहीं है। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए लगता है कि एक तरफ तो उनके व्यक्तित्व में गांधी का प्रभाव दिखाई पड़ता है और दूसरी तरफ विचारों के स्तर पर वह मार्क्सवाद से गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं, और इसलिए वो जनता के बीच अपने को बहुत आसानी के साथ जोड़ लेते हैं। लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं और उनके साथ ही अपने जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना बुनते हैं। गुरुजी 1958 से लेकर के 1981 तक, यानी 2 दशक से ऊपर तक वो उस इलाके से चुनाव जीतते हैं। कहते हैं कि सोहनगंज इलाके का जो निर्विवाद जो नेता है वो गुरुजी हैं। उनको हराना किसी के लिए संभव नहीं। बाकी जगहों के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर राजनेता चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जनता चुनाव लड़ती है। जैसे ही चुनाव की सरगर्मी दिखाई पड़ती है, जनता चंदे का इंतजाम करती है और उनके प्रचार में लग जाती है। जनता और नेता का जो संबंध है वो हमको अलग तरह से इस उपन्यास में उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। गुरुजी के ऊपर बार बार आरोप भी लगाए जाते हैं कि ये बाहरी हैं, और ये बात खास तौर पर चुनाव के दौरान लगाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति का जो चरित्र रहा है वो हम आजादी के पहले से लेकर के अभी तक के समय में हम देखें तो यहाँ पर चुनाव में धर्म, जाति, संप्रदाय, बाहरी और भीतरी बहुत तरह के आरोप लगाए जाते रहे अपने विरोधियों को लेकर के। हम मुद्दों पर बात कम करते हैं, हम अपने जो प्रतिद्वंदी है उसकी जाति और धर्म की बात ज्यादा करते हैं। अफसोस है कि हम किस तरह के समाज में अभी भी रहने को मजबूर। गुरुजी इस पूरे इलाके में जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से लोगों से जुड़ते हैं, वो किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। एक तरफ तो मजदूरों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन करते हैं, दूसरी तरफ इस समाज को कैसे उनके भीतर राजनीतिक चेतना का प्रचार और प्रसार किया जाए इसका भी पूरा ख्याल रखते हैं। और इसी ख्याल में धर्मपुर लॉज का जो पार्टी ऑफिस है वहाँ पर एक पुस्तकालय का इंतजाम करते हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए नए नए खिलौने हैं। एक तरफ मीकू खरगोश है
तो दूसरी तरफ कोई और इसी तरह का खिलौना बच्चों के हाथ में थमा देते हैं। जिस समाज को बनाना है, उस समाज का जो दिमाग है, उस समाज को निर्मित करने वाले जो आने वाली जो पीढ़ी है, उसके सपने कैसे बुने जाएं, इस बात का ख्याल भी गुरुजी रखते हैं। इसी ख्याल में समाज धीरे धीरे गुरुजी के प्रभाव में आता चला जाता है। गुरुजी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि उनका अपना कोई खास है जो बिना हिचक किसी भी समय उनके दरवाजे की कुंडी खटखटा सकता है। और गुरुजी बिना किसी संकोच के उस आदमी की समस्याएं सुनते हैं और उसके साथ उन समस्याओं में भागीदार बन जाते हैं। बार बार आरोप भी लगता है, और ये बात खास तौर से हम चुनाव में देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उनको बाहरी होने का आरोप लगाया जाता है कि वो तो इंदौर से आए हुए हैं। वो आदमी इंदौर से दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली की बिरला मिल में जो कपड़ा मजदूर यूनियन है उसका चुनाव लड़ता है, उनकी नुमाइंदगी करता है और धीरे धीरे दिल्ली की बहुत सारी मिलों का निर्विवाद नेता बनता चला जाता है। 24 मार्च 1995 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उस निर्णय के बाद सब कुछ बदलता चला गया। 1980 के दशक में जब मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए आंदोलन चलाया, जिसमें दिल्ली के जो 5 कपड़ा मिलें थीं वो शामिल थीं, उस समय दिखा वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मजदूरों को लेकर के किस तरह की अपनी राय रखता है। वहाँ का मैनेजमेंट बार बार कहता है कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए, जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक मजदूरी कैसे बढ़ाई जा सकती है। गुरुजी कहते हैं कि इन फैक्ट्रियों में, इन मिलों में जो मशीनें हैं वो आजादी से पहले की खरीदी गई हैं। जब तक हम अपनी फैक्ट्रियों को आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नहीं करते हैं, तब तक हम उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं सोच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की मजदूरी काटने का एक षड्यंत्र है, इसके अतिरिक्त और कोई बात इसमें दिखाई नहीं पड़ती। मजदूरों के सवालों को लेकर के वो बार बार जनता के बीच चेतना का प्रसार करते हैं और उनको समझाते हैं कि हमारी जो एका है उसी एका में ही हम अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने को हम बचा सकते हैं। बड़ी से बड़ी हड़तालों में वहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा षड्यंत्र किए जाते हैं, उनका भी समय समय पर पर्दाफाश करते हैं। वो कहते भी हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ मिल मालिकों की आंख, नाक और कान बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको अपनी एका बनाए रखना है, तभी हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इस उपन्यास में 3 युवा साथी हैं। एक है संजय सोनकर, एक है नंदन और तीसरे हैं द्विजेंद्र नाथ त्रिपाठी यानी डीएन उनको कहा गया। इन 3 युवा साथियों के माध्यम से गुरुजी के साथ जो जुड़ाव बनता है, गुरुजी को जिस तरह से ये लोग देखते हैं, जिस तरह से समझते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा जो युवा वर्ग है उसके मन में गुरुजी को लेकर के किस तरह के सपने बुने, किस तरह का व्यक्तित्व उन्होंने समझा। वो वैसे तो जिस उम्र में हैं उसमें बहुत सारी शैतानियां, बहुत सारे जो दूसरे तरह के भाव हैं, वो चाहे प्रेम का भाव हो या कोई दूसरे तरह के भाव, वो भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन गुरुजी को लेकर के उनके जो विचार हैं वो धीरे धीरे बदलते हैं। गुरुजी के साथ साथ उनके अपने जो सोचने समझने का तरीका है वो भी बदलता चला जाता है। ये लोग जब गुरुजी के संपर्क में आते हैं, जब गुरुजी बार बार मजदूरों के आंदोलनों में शामिल होने की बात करते हैं, इन लोगों को लगता है कि हमको इन आंदोलनों में क्यों शामिल होना चाहिए। गुरुजी इस बात को बहुत आसानी से समझाते हैं कि जैसे मजदूरों के मुद्दे महिलाओं से अलग अलग नहीं हैं, महिलाओं के मुद्दे छात्रों के मुद्दों से अलग नहीं हैं, किसानों के मुद्दों से अलग नहीं हैं, ठीक वैसे ही कोई भी मुद्दा हमारे समाज में अलग नहीं है। इन सारे मुद्दों को जब तक हम एक साथ उठाएंगे नहीं, उनके लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक हमको इस समाज में कुछ भी मिलने वाला नहीं। जो कुछ आंदोलन गुरुजी मजदूरों के लिए चला रहे थे, लेकिन 1980 के दशक में एक फरमान सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आता है और मजदूरों की जिंदगी तबाह हो जाती है। ये फरमान आता है जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सरकार को, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये आदेश देता है कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली जो मिलें हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनको जाँच करने के बाद बंद कर दिया जाए। और अंतिम फरमान जब आता है उससे मजदूरों की बची खुची जो भी एक उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाती है, और वो तारीख है जुलाई 1996। इसके बाद अगले 5 महीने में फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और 30 नवंबर 1996 को बिरला मिल बंद हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ते हुए आपको बार बार लगता होगा कि हम बात अधिकतम गुरुजी की कर रहे हैं। इस उपन्यास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि गुरुजी के बिना इस उपन्यास पर बात नहीं की जा सकती है।
इस उपन्यास को पढ़ते हुए हम आजादी के बाद से लेकर के अभी तक का जो हमारा समय है उसके इतिहास को समझ सकते हैं, उसकी राजनीति को समझ सकते हैं। दिल्ली में जो कुछ हुआ, चाहे वो आपातकाल लगाने की घटना हो, इंदिरा गांधी की हत्या हो, या फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस का प्रभाव हो, या हैजा फैलने की बात हो, इन सभी का उल्लेख हम इस उपन्यास में देख सकते हैं। और एक ऐसे व्यक्तित्व को भी देख सकते हैं कि जो 1958 से लेकर के 1996 तक लगातार इन मुद्दों के साथ जुड़ा रहा। गुरुजी ने अपने 71 साल जीवन के भरपूर जिए, मजदूरों के लिए जिए, और इसीलिए अभी भी धर्मपुर लॉज और मुकीमपुरा के आसपास जब उपन्यासकार उन मजदूरों से बात करती है जिन्होंने अपने पुरखों से कुछ कहानियां गुरुजी के बारे में सुनी हैं, तो वो लोग इकट्ठा होकर के, भावुक होकर के सुनी हुई कहानी उपन्यासकार को सुनाने लगते हैं। इस उपन्यास को पढ़ते हुए बार बार लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है वो कितना षड्यंत्र के साथ हमारे समाज को, हमारे मजदूरों को तबाह करने का प्रयास करती है। आपने सुना होगा कि व्यक्तियों के तबादले किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलों, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया और मजदूरों को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत मिल को राजस्थान के टोंक में, DCM को हिसार में और बिरला मिल को हिमाचल के सोलन जिले के बद्दी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। गुरुजी की 10 जनवरी 1996 को गुरुजी की मृत्यु होती है और 30 नवंबर 1996 को बिरला मिल बंद हो जाती है। इसके बाद 1998 में जब बिरला मिल के मजदूर हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित की गई मिल के गेट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाता। 8000 मजदूरों में से मात्र 2700 मजदूरों को ही फैक्ट्री ने स्वीकार किया कि ये उनके नियमित मजदूर थे। बाकी मजदूरों की जिंदगी कैसे बदतर हुई, इसकी कोई कहानी हमारे पास नहीं है। इस उपन्यास को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा समाज मजदूरों को लेकर के किस तरह की हमारे समाज की सोच रही है, कितने षड्यंत्रों के साथ मजदूरों के अधिकारों को खत्म किया जाता है, मजदूरों की जिंदगी को बदतर किया जाता है, और फिर भी हम उम्मीद यही करते हैं कि वो जिंदगी की इतनी दुश्वारियां झेलते हुए भी देशभक्ति का पालन करें और अपने को कहीं से भी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित न करें।